अस्सलाम। हम स्टार्ट करने लगे हैं ब्रेस्ट पैथोलॉजी और इसको हम जो है देखेंगे बिग रॉबिन से इंशाल्लाह। तो उसमें सबसे पहले जो हम टॉपिक करेंगे ना फाइब्रो एडिनोमा होगा। उसके लिए सबसे पहले हम ब्रेस्ट की एनाटमी देख लेते हैं कि ये ब्रेस्ट होती है हमारे पास। तो इसका जो है निप्पल होता है और निप्पल से पीछे जो है ये डक्ट्स होती हैं और डक्ट्स जो होती हैं वो ओपन होती हैं लोब्यूल्स के अंदर। ठीक हो गया। और ये हमारे पास टर्मिनल डक्ट होती है। टर्मिनल डक्ट होती है। ये लोब्यूल्स जितने भी होते हैं ये एक फंक्शनल यूनिट होता है। लोब्यूल्स में क्या होता है, सारा मिल्क की जो है ना मिल्क, ठीक है, वो उसमें स्टोर होता है और आगे से जो डक्ट्स होती हैं उस मिल्क को जो है ना प्रोड्यूस करके मतलब आगे की तरफ लेके आती हैं, निप्पल के थ्रू बाहर निकालती हैं। ठीक है। और ये जो डक्ट्स होती हैं इनके अंदर हमारे पास दो तरह के जो है ना सेल्स होते हैं हमारे पास, वो हम देख लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे भी ब्रेस्ट दिखाई हुई है जिसमें क्या हुआ है कि पीछे ये हमारे पास लोब्यूल्स हैं, ये डक्ट्स में ओपन हो रही हैं और डक्ट्स जो है वो निप्पल के थ्रू बाहर की तरफ ओपन हो रही हैं। ठीक हो गया। अब ये जो ब्रेस्ट की डक्ट होती है इसमें ये बेसमेंट मेम्ब्रेन आपको दिखाई हुई है बिल्कुल बाहर, उसके अंदर ये ब्लू कलर के आपको मायोएपिथेलियल सेल्स दिखाए हुए हैं और उसके अंदर आपको ल्यूमिनल एपिथेलियल सेल्स दिखाए हुए हैं और दरमियान में क्या है, डक्ट का ल्यूमिन है। ठीक हो गया। अब ये जो मायोएपिथेलियल सेल्स होते हैं ये क्या करते हैं, ये जो ल्यूमिनल सेल्स होते हैं ये एक्चुअली हमारे मिल्क को प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। मायोएपिथेलियल सेल्स कंट्रैक्ट करते हैं और मिल्क जो होता है उसको निप्पल के थ्रू बाहर निकालने में हेल्प कर रहे होते हैं। ठीक हो गया। तो अब जो इसके अंदर होता है ना, दो तरह का स्ट्रोमा भी होता है। एक हमारे पास होता है जो बिल्कुल इन लोब्यूल्स को सराउंड कर रहा होता है, सिंड्रोमा जो स्ट्रोमा होता है। ठीक है। फॉर एग्जांपल ये लोब्यूल है ना, तो इसके इर्द गिर्द जो स्ट्रोमा होगा इसको हम कहेंगे इंट्रालोबुलार स्ट्रोमा। ठीक है। और एक लोब्यूल और दूसरे लोब्यूल के दरमियान में जो स्ट्रोमा होगा ना उसको हम कहेंगे इंटरलोबुलार स्ट्रोमा। ठीक है। तो इंटर और इंट्रा में आपको पता होना चाहिए। अब हमारा जो ये हम फाइब्रो एडिनोमा पढ़ने लगे हैं तो उसने कहाँ से राइज़ करना है, वो जो हमारे पास एक बिनाइन ट्यूमर होगा ब्रेस्ट का फाइब्रो एडिनोमा, वो हमारे पास एक्चुअली राइज़ करेगा। ये जो स्ट्रोमा होगा ना, स्ट्रोमा के अंदर राइज़ करेगा ये ट्यूमर। ठीक है। बिनाइन ट्यूमर होगा फाइब्रो एडिनोमा। ठीक है। मीन्स दैट कि इसके अंदर फाइब्रस कॉम्पोनेंट होगा और एडिनोमा मीन्स ग्लैंडुलर कॉम्पोनेंट होगा। ठीक हो गया। स्ट्रोमल ट्यूमर्स जो होते हैं ये कहाँ पे होते हैं, इंट्रालोबुलार स्ट्रोमा में। ये बिग रॉबिन से मैं आपको पढ़ा रही हूँ। ठीक है। टू टाइप्स ऑफ स्ट्रोमा होता है ना ब्रेस्ट में, इंट्रालोबुलार होता है और इंटरलोबुलार होता है, मैंने आपको बताया। अब इनमें जो ट्यूमर्स राइज करते हैं वो फाइब्रो एडिनोमा और फाइलॉइड्स ट्यूमर होता है। ठीक हो गया। अब जो इसमें हमारे पास फाइब्रो एडिनोमा सबसे पहले होता है ना, फाइब्रो एडिनोमा इसकी हमने बात करनी है, जो जो स्ट्रोमा के अंदर राइज करता है। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि फीमेल ब्रेस्ट में जो मोस्ट कॉमन बिनाइन ट्यूमर होता है वो फाइब्रो एडिनोमा होता है। ठीक है। मीन्स ये इंपॉर्टेंट भी है। और ये जो हमारे पास इसकी एज होती है ज़्यादातर वो यंग फीमेल्स में होती है, जो प्री मेनोपॉजल वुमेन होती हैं उनमें ये कॉमन होता है। ठीक है। और इसके अलावा जो है ये मल्टीपल और बायलेटरल मोस्टली ये दोनों ब्रेस्ट को इन्वॉल्व करते हैं और मल्टीपल बने हो सकते हैं स्ट्रोमा के अंदर। ठीक हो गया। फिर आगे उन्होंने बताया हुआ कि अगर तो यंग वुमेन में होता है तो पेल्पेबल मैस फील होता है वुमेन को। ठीक है। और अगर ये ओल्डर वुमेन में होता है तो जब हम मैमोग्राफी करते हैं ना तो उसके अंदर हमें ना डेंसिटी या कैल्सिफिकेशंस मिल रही होती हैं। अब जो हमारे पास डेंसिटी और कैल्सिफिकेशंस होती है ना वो फाइब्रो एडिनोमा की वजह से होता है। फाइब्रो मीन्स के इसके अंदर फाइब्रस कंपोनेंट होगा, एडिनोमा मीन्स के इसके अंदर ग्लैंडुलर कंपोनेंट होगा। ठीक है। तो वो जो फाइब्रस कंपोनेंट है ना उसकी वजह से और ग्लैंडुलर कंपोनेंट की वजह से क्या होगा, डेंसिटीज़ और कैल्सिफिकेशंस मिलेंगी जो हमारी जो है ओल्डर फीमेल्स होंगी उनके अंदर। ठीक है। अब ये जो एपिथेलियम होती है ना फाइब्रो एडिनोमा की, ये हार्मोनली रिस्पॉन्सिव होती है। मतलब कि अगर हम अगर इसको ईस्ट्रोजन मिलता है ना इस हार्मोन इस वाले इस ट्यूमर को, ठीक है, तो ये ग्रो करता है। फॉर एग्जांपल प्रेगनेंसी के दौरान क्या होता है, ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का लेवल ज़्यादा होता है तो ये ट्यूमर ग्रो करना शुरू कर देता है। ठीक है। इसी तरह प्यूबर्टी आती है तो ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन आता है तो ये ट्यूमर ग्रो करना शुरू कर देता है। इस वजह से इसकी जो एज होती है वो 20 to 30 ईयर्स ऑफ एज में ये कॉमन होता है। ठीक है। जैसे ही पेशेंट जो है, जैसे ही फीमेल जो होती है उसका मीनोपॉज आता है तो उसकी बॉडी में हार्मोन्स की डेफिशिएंसी हो जाती है, ईस्ट्रोजन कम हो जाता है तो ये ट्यूमर रिग्रेस कर जाता है। ठीक हो गया। उन्होंने बताया कि इट इज़ हार्मोनली रिस्पॉन्सिव होता है, अपनी साइज़ इंक्रीज़ करता है प्रेगनेंसी के दौरान। ठीक है। और कभी कभार क्या होता है इसके अंदर इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन भी हो सकती है और ये मिमिक करता है कार्सिनोमा से कभी कभार। ठीक है। इसमें जो कैल्सिफिकेशंस हमें नज़र आती हैं वो कौन सी होती हैं, लार्ज लोबुलेटेड होती हैं, जैसे बड़ी बड़ी जो पॉपकॉर्न लाइक जैसे पॉपकॉर्न होते हैं ना ऐसे करके कैल्सिफिकेशंस हमें मेमोग्राफी पे नज़र आती हैं। तो ये चीज़ें हैं जो आपको फाइब्रो एडिनोमा की इंट्रोडक्शन में पता होनी चाहिए। दिस इज़ अ फीमेल ब्रेस्ट। यहाँ पे साइड पे करके ना ये अंदर की तरफ एक मैस सा बना होता है ये फाइब्रो एडिनोमा। अब इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगी। मैंने बताया कि मल्टीपल मल्टीपल होते हैं, बायलेटरल भी हो सकते हैं मोस्टली। अब होता क्या है कि ये जो है ना इसको टच करती है ना, जब टच किया जाता है, पैल्पेट किया जाता है तो ये अंदर हिलता है।
मोबाइल होता है, ठीक है। एक तो पैल्पेबल होता है, ठीक है, मतलब इसको हम पैल्पेट कर सकते हैं। दूसरा ये कि हिलता है अंदर, मोबाइल होता है ये, ठीक है। और ये जो है ना स्फेरिकल सा मतलब होता है, स्फेरिकल इसका शेप होती है, शार्पली सर्कमस्क्राइब्ड होता है। इसकी हम ग्रॉस पे भी फीचर देखते हैं, फ्रीली ये मूव कर रहा होता है। तो जब इसकी सिनेरियो आता है ना, तो उसके अंदर वो यही देते हैं कि वो एक पैल्पेबल सा मैस मिल रहा है, फ्रीली मूवेबल है, ठीक है। तो ये वाला हमारे पास देते हैं। और इसकी ग्रॉस पिक्चर पिक्चर हम अभी देखते हैं। गूगल से मैंने इसकी एक डेफिनेशन ली थी, बहुत अच्छी थी, कि फाइब्रोएडिनोमास जो होते हैं ये बिनाइन होते हैं, ब्रेस्ट ट्यूमर्स होते हैं, जिनके अंदर ग्लैंडुलर टिश्यू होता है और स्ट्रोमल टिश्यू, दोनों टिश्यूज़ होते हैं। फाइब्रो मीन्स स्ट्रोमल टिश्यूज़ हैं, एडिनोमास मीन्स के ग्लैंडुलर टिश्यू है। ज़्यादा कॉमन कित में 20 और 30 एज में, ठीक है, लेकिन किसी भी एज में हो सकते हैं। यह है कि मीनोपॉज के बाद ये श्रिंक कर जाते हैं। इनके बारे में थोड़े से फीचर्स देख लें कि ये यूजुअली जो है ओनली सिम्टम ये क्या होता है कि स्मॉल लंप मिलता है ब्रेस्ट के पास, ठीक है, ब्रेस्ट के ऊपर। लम्प्स जो होते हैं ये फर्म होते हैं, राउंड होते हैं, रबड़ी होते हैं, मूवेबल होते हैं, ठीक है। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि इसको हम पैल्पेट करते हैं तो मूव कर रहा होता है अंदर, रबड़ी सा मैस होता है, ठीक है, फर्म होता है, राउंड सा होता है, ठीक है। और ये टेंडर और पेनफुल होता है, स्पेशली जैसे ही पेशेंट की जो है मेंस्ट्रुएशन आना शुरू होती है, मतलब कि मेंसेस आने लगते हैं ना, तो साथ ही ये, क्योंकि वो एकदम से हार्मोन्स का लेवल थोड़ा चेंज होता है, तो इसमें पेन स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। और उसके बाद उन्होंने बताया कि ट्रीटमेंट जो है ऑप्शंस डिपेंड अपॉन फाइब्रोएडिनोमा की कौन सी टाइप है, ठीक है, पेशेंट के सिम्टम्स क्या हैं और पेशेंट की जो इमोशनल स्टेट है वो क्या है, उसकी बेसिस पे हम ट्रीटमेंट करते हैं। अब इसकी जो कॉज है ना वो हमें नहीं पता। बिग रॉबिन्स में यही आप ये भी आप लिखा हुआ देखोगे कि कुछ फीमेल्स ने साइक्लोस्पोरिन को आई थिंक यूज़ किया था, तो उसकी वजह से ये जो है ना ग्रो कर रहे थे या इस तरह से, लेकिन इसकी एग्जैक्ट कॉज अभी नहीं पता हमें, ठीक हो गया। तो इसकी ग्रॉस मॉर्फोलॉजी अगर आप देखो ना, तो ये आपको किस किस शेप के नज़र आ रहे हैं, स्फेरिकल नज़र आ रहे हैं ना, बिल्कुल राउंड तो नहीं है, थोड़े से स्फेरिकल से हैं, ठीक हो गया। उसके बाद शार्पली सर्कमस्क्राइब्ड है, मतलब इनका बॉर्डर आपको समझ आ रहा है कि कहाँ कहाँ पे है, ठीक है। फ्रीली मूवेबल है, ये तो मैंने आपको बता दिया। साइज़ इनका क्या होता है, 1 सेंटीमीटर से लेके ये लार्ज ट्यूमर तक हो सकता है, ठीक है। और ये वेल सर्कमस्क्राइब्ड होता है, रबड़ी होता है, जैसे आपको इसके पेरेंट्स नज़र आ रही है, जैसे रबड़ी सी है, ठीक है। और ग्रेइश वाइट कलर है इसका, ग्रेइश वाइट कलर है, ठीक है। तो अभी हम इसकी ग्रॉस जो है ना ये लिखी हुई है बिग रॉबिन से, उधर देख लेंगे, लेकिन अभी इसकी फिगर पे आपने ध्यान रखना है, ठीक है। जो हमारे पास स्ट्रक्चर होता है उसके ऊपर से ये ऐसे ऐसे बल्ज कर रहा होता है, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली इसके अंदर ये स्लिट लाइक स्पेसिस होती हैं, या आपको स्लिट्स नज़र आ रही हैं, ये सारी इसके अंदर स्लिट लाइक स्पेसिस होती हैं। तो ये इसकी सारी ग्रॉस मॉर्फोलॉजी होती है, ठीक हो गया। कि स्फेरिकल नोड्यूल्स होते हैं, शार्पली सर्कमस्क्राइब्ड होते हैं, फ्रीली मूवेबल होते हैं, साइज़ इनका 1 सेंटीमीटर से लार्ज ट्यूमर्स तक होता है, वेल सर्कमस्क्राइब्ड रबड़ी होते हैं, ग्रेइश वाइट नोड्यूल्स होते हैं, स्लिट लाइक स्पेसिस होती हैं, ठीक हो गया। फिर इसकी माइक्रोस्कोपिकली हमने देखना होता है इसको, तो फाइब्रो एडिनोमा है ना, तो हमें क्या मिलेगा, फाइब्रस टिश्यू ज़्यादा मिलेगा, ऑब्वियसली ग्लैंड्स मिलेंगे, ठीक हो गया। तो हमें जो है ना इसमें फाइब्रस टिश्यू ज़्यादा मिलता है, ठीक हो गया। ग्लैंड्स में हमें मिलते हैं, फाइब्रस टिश्यू भी मिलता है। इसके अलावा ये दो पैटर्न शो करता है, एक इंट्रा कैनालिकुलर पैटर्न होता है, दूसरा पेरी कैनालिकुलर पैटर्न होता है। इंट्रा कैनालिकुलर पैटर्न में क्या होता है कि जो हमारी डक्ट्स होती है ना, जब उसके इर्द गिर्द स्ट्रोमा ज़्यादा हो जाता है ना, फाइब्रस स्ट्रोमा, तो वो डक्ट्स जो है ना कंप्रेस हो जाती है। जैसे आपको ये डक्ट्स नज़र आ रही हैं, बिल्कुल स्लिट लाइक हो गई हैं, बिल्कुल बंद हो गई हैं डक्ट्स, क्योंकि इर्द गिर्द स्ट्रोमा बहुत ज़्यादा हो गया, ठीक है। तो इस पैटर्न को हम कहते हैं इंट्रा कैनालिकुलर पैटर्न, ठीक है। दूसरा जो हमारा पैटर्न होता है वो पेरी कैनालिकुलर पैटर्न होता है। इसमें आपको डक्ट्स जो है वो राउंड नज़र आ रही है, उनके ल्यूमेन आपको नज़र आ रहे हैं। तो जिसमें डक्ट्स बिल्कुल बंद हो जाएंगी वो इंट्रा कैनालिकुलर पैटर्न होगा, जिसमें डक्ट्स जो है वो राउंड होंगी और खुली हुई होंगी और बंद नहीं होंगी, वो हमारे पास होगी पेरी कैनालिकुलर पैटर्न। तो ये देखें यहाँ पे भी आपको दिखाया हुआ है कि इंट्रा कैनालिकुलर पैटर्न की वजह से क्या हो गया, फाइब्रस फाइब्रस ट्रोमा इतना ज़्यादा था कि हमारे जो ग्लैंडुलर स्पेसिस थी, हमारी जो डक्ट्स थी, कंप्रेस हो गई हैं स्लिट लाइक स्पेसिस में। ये कौन सा पैटर्न होगा जिसमें अभी तक वो कंप्रेस नहीं हुए ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर्स और डक्ट्स, ये होगा पेरी कैनालिकुलर पैटर्न। तो आप इसकी माइक्रोस्कोपी में ये लिख सकते हो कि इसके अंदर मुझे इंट्रा कैनालिकुलर और पेरी कैनालिकुलर पैटर्न मिलता है। ये बिग रॉबिन्स में नहीं लिखा हुआ पेरी कैनालिकुलर पैटर्न, इंट्रा कैनालिकुलर पैटर्न, वहाँ पे मुझे नहीं मिला था, लेकिन इट इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द फाइब्रोएडिनोमा। तो ये मैमोग्राफी में हमें इस तरह से नज़र आता है, ठीक हो गया। ग्रॉसली में ऐसे नज़र आता है, इसकी मैंने आपको फिगर इतनी अच्छी दिखा दी है। और ये वाला वो वाला इंट्रा कैनालिकुलर पैटर्न दिखाया हुआ है, जिसमें वो बंद हो गई हैं, सारी स्लिट लाइक स्पेसिस हो गई हैं। ये सारी मॉर्फोलॉजी वही है, स्फेरिकल नोड्यूल्स मिल रहे हैं, शार्पली सर्कमस्क्राइब्ड है, फ्रीली मूवेबल है, साइज़ उनका 1 सेंटीमीटर से लार्ज हो सकता है, वेल सर्कमस्क्राइब्ड होते हैं, रबरी ग्रेश वाइट होते हैं और ऊपर से बल्ज कर रहे होते हैं, स्लिट लाइक स्पेसिस। ये इसकी क्रॉस हो गई। माइक्रोस्कोपिकली आप यही लिखोगे, यहाँ पे नहीं लिखा हुआ इतना अच्छा माइक्रोस्कोपिकली कि इसमें क्या मिलता है आपको, आपको जो है इसमें फाइब्रस कंपोनेंट ज़्यादा मिलता है,
मिलता है, ग्लैंडुलर कंपोनेंट मिलता है, इसके अलावा इंट्राग्लैंडुलर पैटर्न होता है, पेरिग्लैंडुलर पैटर्न होता है। उसको थोड़ा थोड़ा आपने एक्सप्लेन कर देना, ठीक हो गया। उसके बाद आपको कभी कभार आप लिख सकते हो कि कभी कभार आपको जो है ना कॉम्प्लेक्स फाइब्रोएडिनोमास में मिलते हैं। ये जो होता है ना कॉम्प्लेक्स फाइब्रोएडिनोमास, ये एक्चुअली हमारे पास ये आप माइक्रोस्कोप में लिख सकते हो कि कभी कभार जो है हमें कॉम्प्लेक्स फाइब्रोएडिनोमास मिलते हैं जिसमें आपको सिस्ट मिलते हैं, ठीक है। एक आप सिस्टिक चेंजेस पढ़ोगे ब्रेस्ट की, फाइब्रोसिस्टिक चेंजेस, ठीक है, उसमें एक्चुअली सिस्ट होते हैं। तो कभी कभार ना उसके कंपोनेंट्स इसमें आ जाते हैं, ठीक है, ये कह सकते हैं। तो फाइब्रोएडिनोमा में वैसे तो क्या था, फाइब्रस कंपोनेंट था, स्ट्रोमल कंपोनेंट था, ठीक है। लेकिन कभी कभार हमें सिस्ट मिलते हैं लार्जर देन 0.3 सेंटीमीटर्स, सेक्लोरोजिंग एडिनोसिस मिलती है। मींस दैट जो लोब्यूल्स होते हैं ना वो नॉर्मली अगर 3 4 थे तो अब लोब्यूल ज़्यादा हो जाएंगे, ऐसे बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, इसको हम कहते हैं एडिनोसिस। और सेक्लोरोजिंग एडिनोसिस मीन्स कि उसमें फाइब्रोसिस भी हुई होगी, ठीक हो गया। और इसके अलावा एपिथेलियल कैल्सिफिकेशंस हमें मिल रही होती हैं इसमें, ठीक हो गया। तीसरी चीज़ एपिथेलियल कैल्सिफिकेशंस मिलती हैं, एपिथेलियम के ऊपर कैल्सिफिकेशन हुई होती है फाइब्रस सारा टिश्यू जो होता है उसकी वजह से, ठीक है। और पेपिलरी एपोक्राइन चेंजेस होती हैं, मीन्स दैट पेपिले बने हो सकते हैं, ये हमारी डक्ट है ना उसके अंदर पेपिले बने हो सकते हैं। और एपोक्राइन चेंजेस मीन्स दैट कि वो एक स्क्रीशंस रिलीज़ करना शुरू कर देते हैं। एपोक्राइन हमारे स्वेट ग्लैंड्स होते हैं ना, ये आपका दरअसल ना जो ब्रेस्ट होता है ना ये एक्चुअली मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड होता है जो स्किन से बनता है, ठीक है। मतलब वैसे तो स्वेट ग्लैंड्स दूसरे होते हैं ना, लेकिन ये मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड होता है। तो कभी कभार इसका मेटाप्लेसिया हो जाता है एपोक्राइन के अंदर, ठीक है। तो इस वजह से कभी कभार हमें कॉम्प्लेक्स फाइब्रोएडिनोमास मिलते हैं जिनमें फाइब्रस कंपोनेंट और स्ट्रोमल कंपोनेंट के अलावा कंपोनेंट्स होते हैं, जिसमें क्या है सिस्ट लार्जर दैन 0.3 सेंटीमीटर्स, ठीक है, एपिथेलियल कैल्सिफिकेशंस होती हैं, एडिनोसिस सेक्लेरोसिस होती है, और हमारे पास क्या होता है ये लास्टली जो है पेपिलरी जो है पेपिलरी एपोक्राइन चेंज नज़र आता है। इसके अलावा अगर आपने अच्छे नंबर्स लेने हैं ना तो इसमें आप 3 और चीज़ें ऐड कर सकते हो कि इसकी माइक्रोस्कोपी में, कि वो ये कि कभी कभार ना हमें जो फाइब्रोएडिनोमा होता है ना उसकी 3 और टाइप्स मिलती हैं, वो यहाँ नहीं लिखी हुई, लेकिन आप लिख सकते हो कि हमें वेरिएंट्स इसके मिलते हैं 3 तरह के फाइब्रोएडिनोमा के। एक आपको वेरिएंट मिलता है जिसमें फाइब्रस टिश्यू जो होता है ना वो कम हुआ होता है, ठीक है, और बाकी जो डक्ट्यूल्स होती हैं और जो एसिनाई होते हैं वो प्रोलिफरेट किए होते हैं, मतलब फाइब्रस कंपोनेंट कम हो गया है, बाकी जो डक्ट्यूलर और एसिनाल प्रोलिफरेशन होना शुरू हो गई है। उस वेरिएंट को आप कहते हो ट्यूबुलर एडिनोमा, ठीक है। तो आप लिख सकते हो इसके अंदर के ट्यूबुलर एडिनोमा में मुझे फाइब्रस टिश्यू कम मिलेगा और बाकी जो ट्यूब्स और एसिनाई प्रोलिफरेट करते हुए नजर आएंगे। दूसरी जो इसके वेरिएंट होता है वो लैक्टेटिंग एडिनोमा होता है, ठीक है। लैक्टेटिंग एडिनोमा वो होता है जो प्रेगनेंसी के दौरान जो है ना क्या होता है, प्रेगनेंसी में जो इसके मतलब ये फाइब्रोएडिनोमा होता है ना इसकी स्क्रीटरी एक्टिविटी शुरू हो जाती है, ठीक है। तो प्रेगनेंसी या लैक्टेशन के दौरान अगर एडिनोमा ऐसा हो कि जिसके अंदर एसिनाई जो है वो सिक्रीशन शुरू कर दें, उसको हम कहते हैं लैक्टेटिंग एडिनोमा, ठीक है। तीसरा एडिनोमा होता है जुविनाइल फाइब्रोएडिनोमा, ठीक है, ये अनकॉमन वेरिएंट होता है। इसमें क्या होता है ये थोड़ा सा लार्जर होता है जुविनाइल फाइब्रोएडिनोमा, ठीक है। जुविनाइल से समझ आ रहा है कि ये यंग फीमेल्स में होता है, जो मतलब यंग जो अडल्ट होती हैं अभी जो फीमेल्स जो गर्ल्स अभी जिनकी मेंसेस स्टार्ट हुए होते हैं उनके अंदर ये होता है। ये लार्जर होता है, रैपिडली ग्रोइंग होता है, और ये होता है कि जब हम इसको एक्सरसाइज करते हैं तो ये रिकर नहीं करता। तो इसके 3 वेरिएंट्स होते हैं, आप इसको माइक्रोस्कोपिकली लिख सकते हो कि ट्यूबुलर एडिनोमास है, लैक्टेटिंग एडिनोमास है और जुविनाइल एडिनोमास है, ठीक है। जुवेनाइल थोड़े बड़े होते हैं और एडोलेसेंट एंड गर्ल्स में होते हैं। ट्यूबुलर एडिनोमास जो होते हैं उसमें आपको ग्लैंडुलर कंपोनेंट ज़्यादा मिलता है एज़ कम्पेयर टू फाइब्रस कंपोनेंट, और लैक्टेटिंग एडिनोमा जो होता है उसमें सिक्रीटरी एक्टिविटी ज़्यादा होती है। इसकी जो आती है हमारे पास सिनेरियो वो हम देख लेते हैं। 28 ईयर्स ओल्ड फीमेल है, प्री मेनोपॉजल है मीन्स, ठीक है। लंप उसको राइट ब्रेस्ट में है 1 साल से। हिस्ट्री वो दे रही है कि उसके 4 बच्चे हुए हैं, सॉरी 4 बच्चे नहीं हुए, 4 महीने पहले जो है एक बच्चा हुआ है, ठीक है। और उसका लंप जो है वो उस वक्त से ज़्यादा हो गया, मतलब प्रेगनेंसी के बाद ज़्यादा हो गया है। और ये लंप जो है फ्रीली मोबाइल है, शार्पली सर्कमस्क्राइब्ड है, तो ये क्या होगा, फाइब्रोएडिनोमा होगा। फिर उन्होंने मॉर्फोलॉजी पूछ लिया। 18 ईयर्स ओल्ड फीमेल है, उसके अंदर सॉलिटरी डिस्क्रीट मूवेबल मैस है, मूवेबल मैस वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। राइट ब्रेस्ट में इनलार्ज कर है मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान, ठीक है, और बिनाइन ब्रेस्ट लीजन हमें नजर आई है, मीन्स ये फाइब्रोएडिनोमा होगा। इसकी मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स आपने लिखने हैं, ठीक है। नीचे भी मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स लिखे पूछे हुए हैं, ज़्यादातर यही पूछे हैं। अगर आप ग्रॉस और माइक्रोस्कोपिक पिक्चर्स जो मैंने आपको बताई हैं वो लिखते हो तो बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह।